नमस्कार। आज हम एक अहम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बात करने वाले हैं। अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये 2025 का जजमेंट है और मामला काफी दुखद है, एक सांसद की आत्महत्या से जुड़ा हुआ। हाँ, ये वही केस है जिसमें एक सीनियर 7 बार के सांसद ने सुसाइड कर लिया था और एक नोट भी छोड़ा था जिसमें कुछ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। बिल्कुल। तो हमारा जो मुख्य सोर्स है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट टेक्स्ट ही है और आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की नज़र में खासकर ये जो आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले होते हैं, आईपीसी 306 जो अब BNS 108 हो गया है, हाँ, उसमें लगातार किसी को परेशान करना या अपमानित करना, इसको कब उकसाना माना जाता है? क्या हर तरह की परेशानी या बदसलूकी इसमें आ जाती है? सही सवाल है। ये बहुत बारीक लाइन है। तो पहले थोड़ा सा मामले के बारे में बताएं, मतलब हुआ क्या था संक्षेप में। जरूर। तो देखिए, 22 फरवरी 2021 को इन सांसद महोदय ने आत्महत्या कर ली और उनके पास से जो सुसाइड नोट मिला उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप थे। कैसे आरोप? जैसे कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की साजिश हो रही थी, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा था और नोट में लिखा था कि इसी वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने तो FIR रद्द कर दी थी इन अधिकारियों के खिलाफ। हाँ, हाईकोर्ट ने FIR क्वॉश कर दी थी और इसी फैसले के खिलाफ जो मृतक सांसद के बेटे हैं अभिनव मोहन डेलकर, वो सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या था? देखिए, मेन लीगल क्वेश्चन यही था कि क्या इस तरह का जो कथित लगातार उत्पीड़न था, अपमान था, क्या वो आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना बनता है या नहीं। और इसमें दो चीजें बहुत क्रूशल हो जाती हैं। मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा, क्या आरोपी का सच में इरादा था कि पीड़ित आत्महत्या कर ले? हाँ, इरादा। और दूसरा प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब क्या आरोपी के किसी काम और आत्महत्या के बीच कोई सीधा नजदीकी एकदम फौरी लिंक था, कोई ऐसा एक्ट जिसने सीधे सीधे आत्महत्या के लिए ट्रिगर का काम किया हो। ये समझना जरूरी है। तो अपीलकर्ता यानी सांसद के बेटे की तरफ से क्या दलीलें दी गई कोर्ट में? उनकी तरफ से कहा गया कि ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत लगातार उन्हें तंग किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए, स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं बुलाया गया, एक केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम था उसमें उन्हें अनदेखा किया गया। अच्छा। ये भी बताया कि सांसद ने खुद पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी में इस उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई थी। और सुसाइड नोट में एक और बहुत गंभीर बात लिखी थी कि ये अधिकारी उनका कॉलेज हड़पना चाहते थे और 25 करोड़ रुपए मांग रहे थे। 25 करोड़? ये आरोप पहले भी लगा था? नहीं, यही बात है, ये आरोप पहली बार सुसाइड नोट में ही सामने आया, पहले कभी इसका जिक्र नहीं था। तो अपीलकर्ता का मेन पॉइंट यही था कि ये जो लगातार मानसिक प्रताड़ना थी, यही आत्महत्या का कारण बनी, भले ही ठीक उस दिन या उससे एकदम पहले कोई नई घटना ना हुई हो। और दूसरी तरफ जो अधिकारी थे जिन पर आरोप था और राज्य सरकार, उनका क्या कहना था? उनका डिफेंस ये था कि ये जो आरोप है ये बेसिकली सांसद की तरफ से एक तरह की अति संवेदनशीलता, मतलब ओवर सेंसिटिविटी है। उन्होंने जोर दिया कि जो कथित उत्पीड़न की घटनाएं बताई जा रही हैं और आत्महत्या, इनके बीच कोई सीधा तात्कालिक लिंक, कोई प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं है। अच्छा, मतलब कोई लाइव लिंक नहीं था ऐसा? हाँ, बिल्कुल। और ये जो असूली वाली बात थी 25 करोड़ की, उस पर उन्होंने कहा कि ये इतना गंभीर आरोप पहले क्यों नहीं लगाया गया, सिर्फ सुसाइड नोट में ही क्यों। एक और पॉइंट उन्होंने उठाया कि सांसद ने अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले एक आरोपी अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनसे किसी काम के लिए मदद भी मांगी थी। तो अगर कोई साजिश रच रहा है तो उससे मदद क्यों मांगेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। जी। और उन्होंने सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर, वो कैसे मिला, उन परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए थे। तो ये तो दोनों तरफ की दलीलें हो गईं। काफी पेचीदा मामला लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखा इस सबको? कोर्ट का विश्लेषण क्या रहा? कोर्ट ने इस पर काफी गहराई से विचार किया। उन्होंने कई पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स का हवाला दिया, जैसे रमेश कुमार, SS छीना वगैरह। उन सारे फैसलों का निचोड़ यही है कि धारा 306 लगानी है तो ये साफ तौर पे साबित करना होगा कि आरोपी का इरादा था, मेंस रिया था, कि पीड़ित आत्महत्या कर ले। सिर्फ परेशान करना काफी नहीं है। नहीं, सिर्फ उत्पीड़न या किसी को तंग करना काफी नहीं है। कानून ये देखता है कि क्या आरोपी ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया, कोई पॉजिटिव एक्ट किया जिससे पीड़ित के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा ही न बचा हो। आमतौर पर आत्महत्या से ठीक पहले कोई ना कोई ठोस उकसावे वाली घटना होनी चाहिए।
और कोर्ट ने ये भी कहा कि हर व्यक्ति दबाव को अलग तरह से महसूस करता है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने यही कहा कि हर इंसान की तनाव झेलने की क्षमता अलग होती है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, इसका मतलब अपने आप ये नहीं हो जाता कि दूसरे व्यक्ति ने उसे उकसाया ही था। इस स्पेसिफिक केस में कोर्ट ने नोट किया कि मृतक सांसद एक अनुभवी नेता थे। ऐसा नहीं कि वो अपने अधिकार नहीं जानते थे। वो प्रिविलेज कमेटी तक गए थे अपनी शिकायत लेकर। हाँ, ये बात तो है। और जिन घटनाओं का जिक्र था अपमान वाली, वो अगस्त 2020, दिसंबर 2020 की थी, मतलब आत्महत्या से कई महीने पहले की। प्रिविलेज कमेटी ने तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू भी कर दी थी। उसके लगभग 10 दिन बाद बिना किसी नई घटना के ये दुखद कदम उठाया गया। और वो वसूली वाला आरोप? हाँ, उस पे वो कोर्ट ने कहा कि इतना गंभीर आरोप सिर्फ सुसाइड नोट में आया, पहले कभी नहीं कहा गया। कोर्ट ने सुसाइड नोट मिलने के तरीके, एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई और हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन न होने पर भी सवाल उठाए। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट का फाइनल फैसला क्या रहा? कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि रिकॉर्ड पर जो भी सबूत और सामग्री है, उससे ये साबित नहीं होता कि आरोपियों का कोई इरादा मेंसरिया था सांसद को आत्महत्या के लिए उकसाने का, या फिर उनके किसी काम का सीधा नतीजा प्रॉक्सिमेट कॉज ये आत्महत्या थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही माना, जिसने एफआईआर रद्द की थी और अपील खारिज कर दी। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये केस क्या दिखाता है हमें? मेरे ख्याल से ये केस साफ दिखाता है कि कानूनी तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करना कितना मुश्किल है, खासकर ऐसे मामलों में जहां उत्पीड़न शायद लंबे समय तक चला हो, लेकिन कोई एक आखिरी निर्णायक घटना न हो जो सीधे आत्महत्या से जुड़ रही हो। ये पर बहुत फोकस करता है, न कि सिर्फ पीड़ित की भावनाओं या उसकी प्रतिक्रिया पर। बिल्कुल सही। किसी के व्यवहार से बहुत परेशान होकर कोई आत्महत्या कर ले, ये मानवीय स्तर पर बहुत दुखद है, लेकिन उसे कानूनी तौर पर उकसाना साबित करने के लिए वो आपराधिक इरादा और कोई ठोस एक्शन दिखाना पड़ता है। धारा 306 की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी स्ट्रिक्ट है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है मन में, क्या हमारा मौजूदा कानून ऐसे मामलों में जहां लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा हो लेकिन सीधे उकसावे का सबूत मिलना मुश्किल हो, क्या वो पूरी तरह न्याय कर पाता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहस और विचार की जरूरत होगी।